अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही बड़ा मसला है जो भी लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। सबसे पहले उनका सवाल यही होता है कि आया फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है, हराम है, उलमा इस बारे में क्या कहते हैं, आयात इस बारे में क्या है, शरीयत क्या कहती है। मैं कोई उस तरह से आलिम नहीं हूँ, लेकिन एक दो उलमा से तफसील पर इस पे बात करने के बाद कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, गरर है, लेवरेज, ये सारी चीज़ें मतलब मैं आयात और हदीस के साथ टेक्निकली आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि मैं चूँकि इसको डीपली जा करके एक एक चीज़ देखी, दुबई में ब्रोकर किस तरह से काम कर रहे हैं, CFD किस तरह से काम करता है, लेवरेज किस तरह से काम करती है, ओवर लेवरेजिंग किस तरह से काम करती है। और देन मैंने ये वीडियो शायद मैं 1 साल पहले बनाना चाहता था, अभी बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं कंप्लीट, जहाँ तक अगर मामला आता है कि फॉरेक्स हलाल है हराम है, तो एक चीज़ माइंड में हमें रखनी चाहिए कि ये जो हलाल हराम है ना, मैंने एक दो लोगों से पूछा, एक दो जो उलमा थे उनसे पूछा, तो उन्होंने ये चीज़ कही कि यार ये कोई इस तरह की डिबेट नहीं है कि स्पेसिफिक चीज़ें हलाल की हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हराम की हैं। ये मतलब एक जनरल फिनोमेना है। मतलब ये ज़मीर से आवाज़ आ रही होती है। मतलब आप ये चीज़ देखें कि बदकारी की चीज़ें हैं, शराब है, सूद है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्लियर कट बताई गई हैं कि ये चीज़ें होंगी तो ये हलाल हैं और ये चीज़ें होंगी तो ये हराम है। मतलब ये अनासर अगर किसी भी रिस्क के मामले में या किसी भी बिजनेस में या किसी भी कारोबार में शामिल होंगे तो वो हराम है। कुरान में एक चीज़ बहुत ही वज़ाहत से बयान हुई है, मतलब सूरह अराफ में क्लियर कट अल्लाह ताला ने चीज़ें बताई हैं और रसूलुल्लाह को मुखातिब करके कहा कि ये बता दो इन लोगों को। और बिल्कुल मतलब आप कह लें कि इससे ज़्यादा और क्या चीज़ वाज़े होगी, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी, कि इन लोगों को बता दो मैंने खाने पीने के सिवा ये 5 चीज़ें हराम की हैं। मैंने बदकारी को हराम की है, वल बग़्य बगैर अल हक, मैंने किसी के हक के अलावा किसी के जान माल या रिस्क के मामले में ज्यादती करने को मना किया है, हराम करार दिया है। चौथी चीज ये कि शिर्क को हराम किया है। और पांचवी चीज ये कि इस चीज को हराम करार दिया है कि कोई अपनी तरफ से ये कहता फिरे कि ये हलाल है और ये हराम है। ये जो आयात हैं या ये जो हैं, मतलब इसमें एग्जैक्ट यहाँ पे मेंशन किया, एक भी चीज़ आगे पीछे करने की कोशिश नहीं की या बनाने की कोशिश नहीं की। और मतलब इसमें क्लियरली सारी चीज़ें बताई हैं। अब खुद देखें, बदकारी, शिर्क और फवाहिश और ये जो चीज़ें हैं, यानी कि रिस्क के मामले में जहाँ पर भी ये अवामिल आप कह लें कि इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पर आप कह लें कि सिंपल सी चीज़ है वो हराम है। हाँ, अब जहाँ पर रिस्क का मामला आ जाता है, कारोबार का मामला आ जाता है, तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हदीस में भी मेंशन हुई हैं। लेवरेज है, गरर है, जुआ है, सूद है। मतलब ये चीज़ें अगर होंगी तो जाहिर है, मतलब ये एक ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि टेक्निकल चीज़ें हैं और इनको देखे बगैर जाहिर है आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और क्लियर हम करने की कोशिश करेंगे। बाकी फैसला आप लोगों का अपना है कि क्या हलाल है क्या हराम है। अच्छा, नंबर 1 पे अब जो चीज़ आ जाती है वो ये है कि रसूलुल्लाह की एक हदीस है, यानी कि ये स्पॉट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग की जो बात होती है कि ये हलाल है या हराम है, रसूलुल्लाह की एक हदीस है। हदीस में एग्जैक्ट आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ। सोना सोने के बदले, चांदी चांदी के बदले, गंदम गंदम के बदले, जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले, नमक नमक के बदले, और बराबर बराबर और हाथों हाथ होना चाहिए। अगर इनमें कोई एक चीज दूसरे के बदले फरोख्त की जाए तो जैसे चाहो, बशर्ते कि वो नकद हो। यानी कि आप कोई भी चीज किसी भी चीज के बदले में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि वो नकद होनी चाहिए। मैं मतलब एक चीज यहाँ पे मेंशन करूं, रसूल अल्लाह जब आए थे या नबूवत उन पर उतरी थी या शरीयत आई थी, तो क्या शरीयत ने मतलब जो चंद चीजें हराम की, यानी कि सूद हराम किया या शराब हराम की, क्या इसके बाद करेंसी जो मतलब राइज थी, एक अरसे से चली आ रही थी, करेंसी का जो असूल था, क्या उसको हराम करार दे दिया? नहीं, वही चल रहा था। यानी कि जो सिक्के बनते थे, जो कुछ होते थे, वही कंटिन्यू चल रहा था। इसी तरह से लेन देन के मामलात में जो असूल थे, दुनियावी असूल थे, वही चल रहे थे। इनमें अगर कहीं आ जाती है बदकारी, आ जाती है दो नंबरी, आ जाती है बेईमानी, आ जाती है किसी की हक तलफी आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हराम होगा। ये चीजें हो गई कि इसमें नकद होना चाहिए। अब देखें, करेंसी जो है, करेंसी का सिंपल सा मामला है, सबको पता है कि करेंसी हमारे पास जो है ये सोने के बदले में है। ये मतलब उसमें मेंशन भी होता है। इस्लाम जो है ना, वो सिर्फ सोने और चांदी को आप कह लें कि करेंसी मानता है, या आप कह लें कि जिसे हम कहें कि रकम मानता है, या जो भी चीज कहें। अब ये जो नोट हमारे पास मौजूद है, उस पर लिखा होता है कि ये सोने के बदले में हम आपको दे रहे हैं, लेकिन ये चीज क्लियर कर चुका है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऐसी कोई चीज अभी हमारे पास नहीं
नहीं है, यानी कि अगर आप ये करेंसी लेकर चले जाएं स्टेट बैंक के पास तो आपको सोना नहीं देंगे, सीधी सी बात है। और ये करेंसी भी जो है ये एक वक्त में उलमा ने हराम करार दी थी। बहरहाल अब असल में चूंकि दुनियावी उसूलों पर दुनिया चलती है, अलावा अजीम के उनमें ये सारी चीजें हों कि जो मैंने पहले मेंशन की या सूरह आराफ में मेंशन है, उन पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई क्वेश्चन होना चाहिए। यानी कि बैंक में जो आपके पास पैसे पड़े हुए हैं वो ज़ाहिर है वर्ड्स में है, मतलब 10 लाख अगर मेरे मीज़ान बैंक के अकाउंट में या अल्फला के अकाउंट में पड़े हुए हैं या दुबई के किसी मशरक में ABD में या कहीं पर भी पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो वर्ड्स में है, आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन कब्जा है लेकिन नकद नहीं है। लोग ये मुतालबा कर रहे होते हैं कि यार नकद होने चाहिए पेपर की सूरत में, यानी कि आप ये कह लें कि ये जैसे टिश्यू है, इस सूरत में करेंसी या जो भी चीज़ है वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि बैंक में कब्जा ही चाहिए ना आपको, तो बैंक्स में जहां पर नंबर आपके पास मौजूद है तो कब्जा है, सिंपल सी बात है। और कब्जे की सूरत चेंज हो गई है, मतलब पहले की कब्जे की कोई और सूरत थी, अब कब्जे की कोई और सूरत है, यानी कि ई-कॉमर्स जितनी भी होती है और सब चीजें होती हैं तो वो जाहिर है उसमें अब कब्जे की सिचुएशन चेंज है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कब्जा है ही नहीं। अब नंबर 2 पे एक और चीज आ जाती है, रिबा यानी कि सूद, सिंपल सी बात है। अब होता क्या है कि इस मार्केट में मतलब सूद है बहुत ज्यादा, बैंकिंग में भी सूद है और इस मार्केट में भी बहुत ज्यादा सूद है। अब उससे बचा किस तरह से जाए, मतलब एक हदीस में आपको बताता हूँ कि क्लियर से हदीस है, अल्लाह ने तजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। सूद मतलब आप कह लें कि सूद है क्या, आपने अगर 10,000 रुपए दिए तो 10,000 रुपए ही आपको वापस मिलने चाहिए। अगर 12,000 मुतालबा होता है या 10,000 एक रुपए भी इजाफी मिल आपसे मुतालबा किया जाता है या आपको कहा जाता है ये 10,000 मैं कर्जा दे रहा हूँ, ये 10,000 भी वापस दो और ये छोटा सा काम भी मेरा कर दो, ये सारी चीजें सूद में आती हैं, सिंपल सी चीज है। तो सूद हराम है, क्लियर कट हराम है। जो भी सूदी अकाउंट्स हैं, इंटरेस्ट वाले अकाउंट हैं, वो सिंपल सी बात है कि वो हमारे पास हराम होंगे। अब इसमें बहुत से जो ब्रोकर्स हैं वो स्वैप चार्ज करते हैं। एक और टर्म है जिसे कहते हैं रिवॉल्वर इंटरेस्ट, मतलब ये रिवॉल्वर इंटरेस्ट समझने वाली चीज है कि रिवॉल्वर इंटरेस्ट बेसिकली क्या है। अब रिवॉल्वर इंटरेस्ट या स्वैप ये चीज होती है कि देखें जितने भी बैंक्स हैं ना, असल में होता क्या है कि ये जो ट्रेड्स आप कर रहे होते हैं ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के थ्रू हो रही होती हैं, ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व होते हैं और इनके बैक पे बैंक्स होते हैं। अब जो बैंक्स हैं इनमें ये एक असूल होता है कि जब आप ओवरनाइट कोई भी ट्रेड होल्ड करते हैं तो उसमें रिवॉल्वर इंटरेस्ट होता है। यानी कि मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि USD और JPY ये दो करेंसीज हैं, अगर आपने USD को बेचा है JPY के एवज यानी कि तबादले में बेचा है और आपने उस रकम को अपने पास होल्ड रखा है 24 घंटों के लिए, तो जब ओवरनाइट वो आपके पास होल्ड हो जाता है तो इन दोनों में एक इंटरेस्ट होता है, मतलब वो बैंक्स की तरफ से होता है। USD का अलहदा होगा, डॉलर का अलहदा होगा और येन का अलहदा से होगा। अब येन का 5 पॉइंट कुछ हो सकता है, डॉलर का 1 पॉइंट कुछ हो सकता है। और जब आप ओवरनाइट होल्ड करते हैं उसको तो वो इंटरेस्ट उस पर चार्ज होना शुरू हो जाता है, सिंपल सी चीज है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी कहानी नहीं है। अब इसमें इससे बचने का एक तरीका ये होता है कि बहुत से ब्रोकर्स आपको स्वैप फी अकाउंट्स दे रहे होते हैं या रिवॉल्वर इंटरेस्ट जो है ये मतलब इससे पाक या आप कह लें इससे फ्री अकाउंट आपको दे रहे होते हैं। एक चीज बताऊं, मैंने बहुत से ब्रोकर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं। बहुत से ब्रोकर्स ये हैं कि ये जो कुछ बड़े ब्रोकर्स हैं एक्सचेंज वगैरह के, बहुत से ब्रोकर्स वहां जाकर आपको फंसा रहे होते हैं। कहां पे फंसा रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं स्वैप फ्री तो है हमारा अकाउंट और उसके बदले में फिक्स एक अमाउंट आपसे ली जा रही होती है, यानी कि आप स्वैप फ्री अकाउंट नहीं बनाते तो हम फिक्स इतनी फीस आपसे चार्ज करेंगे और आप बेशक 10 दिन होल्ड रखें, 20 दिन होल्ड रखें। अब उसमें बहुत से ब्रोकर्स के कुछ असूल्स होते हैं, असूल मतलब असूल कह लें कि कुछ उन्होंने रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन किए होते हैं और वो ऐसे होती हैं कि 2-3 मरतबा ऐसे हुआ कि ब्रोकर्स में कि 10-10, 15-20 दिन ट्रेड्स होल्ड रखें, उसमें अच्छा भला प्रॉफिट हुआ तो ये फीस वो फीस कह करके उनका अच्छा भला प्रॉफिट खा गया ब्रोकर। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस जा करके पढ़ लीजिएगा। अगर आप ओवरनाइट ट्रेड्स होल्ड रखते हैं तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस लाजमी पढ़ें, यानी कि जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें, मतलब मेरा ख्याल है बड़े ब्रोकर एक्सएनएस वगैरह को आप यूज करें तो आप इन चीजों से बच सकते हैं। मतलब इसमें सूद पर जो है मुझे कोई हदीस सुनाने की जरूरत है ही नहीं कि सूद हराम है हलाल है, सबको पता है सूद हराम है। अब एक और चीज आ जाती है जिसे कहते हैं हम जुआ, सट्टेबाजी, यानी कि गैर यकीनी कैफियत या जिसे कहते हैं यानी जिसे गरर कहते हैं। अब गरर के मामले में मैं बताऊं कि मतलब एक चीज क्लियर है कि जुए में क्या होता है कि शर्त लगाई जाती है, ये चीज दो लोग मौजूद होते हैं, ये हम शर्त लगा रहे हैं और ये इसका ये नतीजा आएगा। तो सिंपल सी चीज है, मुझे ये बताएं कि जो एक बंदा स्मार्ट मनी कंसेप्ट को या लिक्विडिटी कंसेप्ट को पूरी एक स्ट्रेटजी सीखता है, स्ट्रेटजी सीखने के बाद वो
चार्ट ओपन करता है। चार्ट ओपन करने के बाद वो मतलब मेरी जो स्ट्रेटजी है वो लिक्विडिटी फाइंड करता है, फिर स्वीप देखता है, फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखता है या कैंडल्स की क्लोजिंग देखता है अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक, और फिर एक स्टॉप लॉस सेट करता है, एक एंट्री लेता है, एक टेक प्रॉफिट सेट करता है। बाजों का टेक प्रॉफिट पहले भी ले लेता है और बाजों का लॉस में अगर जा रही है तो स्टॉप लॉस के अलावा भी वो उसको कट कर लेता है। तो मुझे इसमें ये बताएं कि इसमें गैर यकीनी वाली कैफियत या गैर कहाँ से आता है। मतलब आप एक पूरी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजीज पे किताबें भी हैं, यूट्यूब के हजारों वीडियोस भी पड़ी हुई हैं, दुबई में भी हलाल है, प्रॉपरली फॉरेक्स चल रही है, सऊदी अरब में भी हलाल है, मलेशिया में भी, कतर में भी, ओमान में भी। तो मतलब मुझे एक चीज़ बताएं कि इसमें गैर यकीनी की कैफियत कहाँ आ गई। मतलब आप कह लें कि शराब और आप दुबई में ना मतलब बहुत आम है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी होटल पे आप कह लें कि सामने नहीं पड़ी होती, आपको जा करके वो ऑर्डर करते हैं तो आप मतलब वो भी जो स्पेसिफिक जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उसका भी वो लाइसेंस लेते हैं। यानी कि शराब सब पीते हैं, सब गोरे हिंदू ये वो जो मुसलमान है उनके अलावा बहुत से तो मुसलमान भी यहाँ पर पीते हैं, लेकिन ये है कि मतलब शराब का सबको पता है कि हराम है, क्या है कि उसके बावजूद भी वो छुपा कर दी जाती है। लेकिन फॉरेक्स में चूंकि कोई गैर यकीनी की कैफियत नहीं है, मतलब आप कह लें कि मैंने जैसे आपको बताया कि स्ट्रेटजीज हैं, बुक्स हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है, तो मुझे ये बताएं कि अगर बिल्कुल ही जुआ हो तो ये इंस्टीट्यूट्स में क्यों पढ़ाई जाए या बुक्स में क्यों पढ़ाई जाए, या यूट्यूब पे सैकड़ों की तादाद में जो स्ट्रेटजीज मौजूद हैं वो क्यों मौजूद हो। मैं हूँ मतलब कई मतलब मेरे अकाउंट्स मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, आप बहुत से बड़े ट्रेडर्स को जानते होंगे। ये है कि इसमें कोई गैर यकीनी की कैफियत नहीं है। हाँ, आप सीखते नहीं हैं, आपकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, आपके लगाते हैं, आप सट्टेबाजी खेलते हैं तो जाहिर है हराम है, गरर है, गैर यकीनी की कैफियत है, तो आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग या आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हराम है। सिंपल सी बात है, इसमें मतलब मैं फतवा दूं या ना दूं, सिंपल सी बात है, जो जुआ खेलेगा तो वो हराम है। अब इसमें एक और चीज आती है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, मतलब CFDs। ये आप लोगों ने सुना होगा CFDs नाम। अब देखें यहाँ पर क्या है कि स्टॉक्स, क्रिप्टो या स्टॉक या शेयर आप जो भी खरीदते हैं ना तो वो आपके पास एक एसेट की सूरत में आपको देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ कही जाती है कि आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर आपको एक ट्रेड दे दी जाती है, या आप कह लें एक फर्जी आपको वो जो जब भी आप मेटा में या बाइनांस में या किसी भी एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो आपको नंबर्स शो हो रहे होते हैं। यानी कि इसमें ये चीज़ कही जाती है कि आपको ब्रोकर जो है ना कोई आप कह रहे हैं रियल एसेट फ्राहम नहीं करता और चंद नंबर्स आपको शो हो रहे होते हैं। और इसमें जो इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो ये चीज़ कहते हैं कि आप बैट करते हैं असल में, तो जिसे मैं बैट नहीं कहूँगा, मैं उसे कहूँगा ट्रेड। यानी कि आपने एक ट्रेड की है और एक कॉन्ट्रैक्ट आपके दरमियान और ब्रोकर के दरमियान हुआ है, और ब्रोकर लाइसेंस्ड है एस्का से, FCA से, मॉरिशस से, सेशल से, ऑस्ट्रेलिया से रजिस्टर्ड है या रेगुलेटेड है। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट वहां पे सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई हुई होती है, यानी कि इस सिक्योरिटी के बदले हम जो रिटेलर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसे लेंगे, उनसे उनकी रकम या ट्रेड्स लेंगे, और उसके बदले में उन्हें मतलब हम सोना लेंगे या वो सोने पे ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज पे ट्रेड करते हैं, या किसी क्रिप्टो पे या किसी भी चीज पर ट्रेड करते हैं, हम उसके बदले उनको वो ट्रेड लगाने की इजाजत देंगे, यानी कि वो हमारे थ्रू वो ट्रेड लगा रहे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये CFD भी बिल्कुल आप कह लें कि इसमें स्पेकुलेशन है या कोई ऐसी चीज है। देखें, बैंक से लोग गाड़ी लेते हैं तो वो गाड़ी की किसकी होती है, वो बैंक की होती है, लेकिन उस पर क्या होता है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होया होता है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये ठीक है बैंक की है, लेकिन इस पर मेरा भी इख्तियार है, मेरा भी हक है, और जब आप पूरे पैसे दे देते हैं या कुछ भी कर देते हैं तो वो जाहिर है वो गाड़ी आपको डिलीवर कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट की और जो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैसे तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट की भी बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन जो पेपर में रिटर्न होता है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है। कुरान की आयत है कि तुम जब भी खरीदो फरोख्त कर रहे हो, बेशक आपस में इस तरह से वर्ड है लेकिन एग्जैक्ट यही है कि भाई भी हो तो आपस में लिख लिया करो उसको। सिंपल सी चीज है ये, मतलब कुछ उसूल हैं स्पेकुलेशन के, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर्स के होते हैं, रजिस्ट्रेशंस या रेगुलेशंस जहाँ की भी होती हैं उनकी एक मार्केट रेपुटेशन होती है, उसकी बुनियाद पर आप ट्रेड कर रहे होते हैं। अब जो चौथी चीज आ गई और वो है लेवरेज। इसको लेकर के बहुत ज्यादा बात होती है कि लेवरेज
حرام ہے. دیکھیں لیوریج ہے کیا, آپ کے پاس $1000 کا اکاؤنٹ ہے نا, اور آپ کو 1:100 کی اگر لیوریج دی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایکچولی $1,00,000 کی لیوریج دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ٹریڈ کر سکتے ہیں وہ $1,00,000 کی کر سکتے ہیں. اب اس میں جو حرام کی صورتیں بن جاتی ہیں, وہ حرام کی صورتیں اس طرح سے بن جاتی ہیں کہ ایک تو اگر اس لیوریج پر آپ سے کوئی اضافی فائدہ چارج کیا جاتا ہے, وہ سود کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کوئی بھی کسی بھی اور صورت میں ہو سکتا ہے. اگر تو کوئی اضافی صورت نہیں ہے, یعنی کہ مطلب دیکھیں کہ لیوریج کیا ہوتی ہے, لیوریج مطلب قرض کیا ہوتا ہے, جو حرام قرض نہیں ہے. حرام قرض نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ کو $10,000 دیے جائیں اور وہ 10,000 کے 10,000 ہی واپس لے لیے جائیں. تو یہ حلال قرض ہے, یہ حلال مطلب جائز لیوریج ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہاں پر بھی اگر اس کے بدلے میں آپ سے کچھ لیا جا رہا ہے, جیسے کہ بہت سے بروکرز میں سویپ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, انٹرسٹ والے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, تو آپ ان میں ٹریڈ کریں گے تو لیوریج بالکل آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو جائے گی, یا آپ کہہ لیں کہ وہ اسے ہم کلیئرلی حرام کہیں گے. لیکن اگر آپ سے کوئی اضافی چارج نہیں کر رہا, کوئی اضافی محنت نہیں طلب کر رہا, یا کوئی اضافی آپ سے مطالبہ نہیں کر رہا, تو وہ لیوریج مطلب آپ یہ دیکھیں, میں کپڑوں کا بھی بزنس کر چکا ہوں. اس میں کیا ہوتا تھا کپڑوں کے بزنس میں کہ میں 1,00,000 کے کپڑے لاتا تھا, میرا 2-3 ماہ میں اس ہول سیلر سے اچھا ریلیشن بن گیا, تو میرے کپڑے $1,00,000 کے ہی ہوتے تھے, وہ مجھے 3-4 لاکھ روپے کے اضافی کپڑے دے دیا کرتا تھا. اور اس میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کپڑے تم بیچو, اور مطلب میں نے یہ کپڑے میری قیمت ہی مجھے دے دو, اس پہ جو پروفٹ ہوتا ہے جو لاس ہوتا ہے وہ تمہارا ہے, اس کپڑے کے صرف ایگزیکٹ پیسے مجھے دے دینا. اور وہ بک جاتے تھے تو میں دے دیتا تھا, جو نہیں بکتے تھے وہ بعض اوقات وہ بھی واپس کر دیا کرتا تھا. تو یہ جائز ہے, یہ ہر بزنس میں چل رہی ہوتی ہے, ریٹیل یہ وہ ہر بزنس میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. اگر تو آپ سے کوئی بروکر یا کوئی بھی ایکسچینج اضافی مطالبہ کرتی ہے تو وہ لیوریج بالکل حرام ہے. قرآن میں سمپل سے اصول بیان ہوئے ہیں, ان کے مطابق تو مجھے تو نہیں. اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے کہ یار اس طرح کی لیوریج کے جس میں کوئی اضافی چارج نہیں ہو رہا, کچھ اور نہیں ہو رہا, آپ کو اگر 10 لیوریج دی گئی ہے $1,000 پہ 10,000, تو آپ اس پہ ٹریڈ کر سکتے ہیں, اس کا نفع نقصان دونوں آپ کا ہے, اور کوئی اضافی چارج نہیں ہے. تو یہ کس طرح سے حرام ہوا, یا مطلب کوئی اہل علم ہو تو مجھے سمجھائے, تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. باقی یہ ساری چیزیں تھی جو میں نے مینشن کی ہیں, اس پہ مجھ سے خطا بھی ہو سکتی ہے, مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, میں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں ہوں, لیکن مطلب تفصیل سے یہ چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے 3-4 علماء سے یہ پوچھا کہ کیا کیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب کس کس معاملے میں کیا کیا چیز ہونی چاہیے. تو یہ 4 چیزیں تھیں. پھر یوٹیوب بہت ساری ویڈیوز پڑی ہیں, وہ بھی میں نے دیکھی ہیں, آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں, میری ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں کلیئر چیزیں موجود ہیں یا کس میں کلیئر چیزیں موجود نہیں ہیں. ایک دفعہ پھر کہہ دوں, غلطی کی گنجائش ہے, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ سینسٹیو ٹاپک ہے, لیکن سمپل سی چیز ہے کہ آپ کے ضمیر سے آواز آنی چاہیے کہ یار میں کسی کا حق نہیں مار رہا, میں کوئی بدکاری نہیں کر رہا, میں کوئی شراب یا دھوکہ دہی والا معاملہ نہیں کر رہا. تو سمپل سی چیز ہے, آپ دیکھیں, ہاں جوا نہیں کھیل رہا, میں کوئی ایسا شرعی اصول کہ جو بالکل واضح الفاظ میں قرآن میں بیان ہو وہ نہیں کر رہا. ضمیر کی آواز آپ کو کلیئر کر رہی ہے تو کھل کے کریں, ڈریں نہیں, اور سیکھ کر کے کریں. تو ہمیں ضرور یاد رکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, کوئی اور کوسچن ہو تو لازمی کمنٹ کریں. اللہ حافظ.